फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन द टेंजेंट एट द पॉइंट 2 3 टू इट एंड y एक्सिस। हमें एक पैराबोला और उसके टेंजेंट के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो पहले देखें पैराबोला क्या दिया है। पैराबोला दिया हुआ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको ले सकते हैं वाई प्लस वन इक्वल एक्स स्क्वायर। ये फॉर्म किसका है, y माइनस के इक्वल एक्स माइनस एच के स्क्वायर का, दैट इज अपवर्ड पैराबोला, जिसके सेंटर जिसके वर्टेक्स जो हैं वो एच और के होते हैं। तो हमने इसके वर्टेक्स निकाल लिया, वर्टेक्स आ गए 0 और -1। तो एक पैराबोला देख रहे हैं आप, ये पैराबोला बन गया, इसके जो वर्टेक्स हैं वो 0 -1 है, ये अपवर्ड है। अब आप निकालें, आप हमें निकालना है टेंजेंट एट पॉइंट 2 3। तो टेंजेंट का इक्वेशन आपको मालूम है, इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एच के वाई माइनस के इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस ये एच के एक्स माइनस एच। यहाँ से आपने क्या किया, पहले स्लोप निकाल लिया हमने इसका, 2x आ गया है, 0.23 में निकाला तो 4 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0.23 मिला, ये हो गया y माइनस थ्री इक्वल टू 4x माइनस टू, यानी ये बना y इक्वल टू 4x माइनस 5। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देख रहे हैं ये जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट 2 3 में टच कर रहा है यहाँ पे, तभी टेंजेंट हुआ, तो ये 0.0 -5 निकल गया। अब हमें ये वाला रिक्वायर्ड एरिया आपका ये पार्ट निकालना है। तो देखना है इसका एरिया निकालने के लिए हमें ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है ABC, इसमें से हम ये पार्ट को माइनस कर दें। तो उसके लिए फर्स्ट मेथड हो गई आपकी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस -1 2 3, इसका जो y के लॉन्ग है वो है -1 2 3 है और x dy है। हम x dy मतलब ये हो गया आपके पास जो पैराबोला है, यहाँ से x निकाल हो जाएगा √y+1। तो ये √y+1 को इंटीग्रेट कर दिया, तो ये 2/3 y+1 की पावर 3/2 हो गया, -1 2 3 लिमिट लगाए तो ये आ गया 8/3। एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं भाई कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू -5 to 3, यानी टोटल आप देख रहे हैं ये -5 to 3 टोटल किसका पोर्शन है, ये पोर्शन ऑफ लाइन है। तो ये दिया है एक्स ऑफ लाइन डी वाई माइनस -1 to 3, ये हो गया एक्स ऑफ पैराबोला। तो ये भी हो गया, तो ये हो गया लाइन का पोर्शन मिल गया y + 5/4 dy और ये -1 to 3। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 8/3 है, मतलब इसका आंसर जो है वो 8/3 आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है द मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन हैविंग स्लैंट हाइट 3 मीटर। हमें इसका मैक्सिमम वैल्यूम निकालना है। तो देख रहा है कॉन आपने ले लिया भाई, ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई, हाइट हो गया, बेस हो गया। आपको मालूम है कि वैल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है, ये होता है v इक्वल 1/3 पाई r²h। अब देखना है ये जो ट्रायंगल आपको ABC दिख रहा है, इसमें हमने h और 3 में रिलेशन ले लिया, क्योंकि आपके पास जो हाइट है वो कितना दिया है, ये इक्वल टू 3, आपके पास ये l इक्वल टू 3 दिया है स्लैंट हाइट। तो h इक्वल टू 3 cos थीटा हो गया और r इक्वल टू हो गया 3 sin थीटा। हमने ये h और r की वैल्यू के यहाँ पुट कर दिया, तो ये v हो गया 1/3 पाई 3 sin थीटा का स्क्वायर इंटू 3 cos थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पाई sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए dy/d थीटा को 0 करोगे तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हो गया 9 पाई 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin क्यूब थीटा हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई किए तो यहाँ पे dy/dt इक्वल 0 किया, तो यहाँ पे क्या बना, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल 0। इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2 आएगा, और tan थीटा जब 2 होगा, tan स्क्वायर थीटा 2 होगा तो sin थीटा हम निकाल सकते हैं √2/3। अब यहाँ पे आप इसको डबल डिफरेंशिएट कर दें जो इसका रूल भी है, तो sin थीटा √3/2 में ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसका मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए हम ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो गया sin थीटा को √2/3, तो 9 पाई sin स्क्वायर थीटा cos थीटा में पुट किया तो हो गया 2/3 का स्क्वायर और √1 - 2/3 का स्क्वायर, हमने cos को sin में कन्वर्ट कर दिया, तो वैल्यू पुट करने में ये आ गया 2√3 पाई। इसका मतलब इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ये इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इंटीग्रल फॉर्म दिया हुआ है x इंटू √2 sin x² -1 माइनस sin 2x² -1 अपॉन 2 sin x² -1 प्लस sin 2x² -1।
तो इंटीग्रेशन में देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे सभी जगह कॉमन है और ये एक्स है, तो आप यदि एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स इसमें आएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको लेके चलना है। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टी मिल गया, तो ये आ गया एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। तो जितने भी एक्स स्क्वायर माइनस वन हैं ये सभी आपके पास साइन टी, ये सब टी में कन्वर्ट हो गए। अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्व कर लें। साइन टू टी का फार्मूला लगा दिया, टू साइन टी कॉस टी, साइन टू टी कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये आ गया वन माइनस कॉस टी अपॉन वन प्लस कॉस टी, इसको भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया टू साइन स्क्वायर टी बाई टू, ये हो गया टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू, कन्वर्ट किया तो हो गया टेन टी बाई टू। और टेन टी बाई टू का आपको इंटीग्रेशन मालूम है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स, तो ये हो गया लॉग सेक टी बाई टू और टी की वैल्यू हमने पुट कर दिया तो ये हो गया लॉग सेक एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो फर्स्ट आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। तो ये देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू को हमने सॉल्व किया तो ये बन गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल जीरो, और एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्योंकि आई स्क्वायर होता है माइनस वन, तो ये लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ आई स्क्वायर। इसको हमने फैक्टराइज कर लिया तो ये हुआ एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस आई, और ये हो गया एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस आई। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास है यानी माइनस ऑफ माइनस वन माइनस आई, तो ये जो वैल्यू है एक को अल्फा मान ले एक को बीटा मान ले। अब यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू क्या मिली आपको? माइनस वन प्लस आई मिला, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस आई का स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल दिया टू आई। बिल्कुल सिमिलर बीटा स्क्वायर भी सॉल्व करके हमने सॉल्व किया तो ये हो गया माइनस ऑफ टू आई। अब आपको निकालना है अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर दिया है तो इसको हमें पहले इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको फैक्टराइज किया, अल्फा स्क्वायर की पावर 7 और बीटा स्क्वायर की पावर 7, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू टू आई पुट कर दिया, अल्फा की वैल्यू आपको मालूम है। इसको हमने पूरा सिंप्लीफाई किया, टू की पावर 7 कॉमन ले लिया, आई की पावर यहाँ देख रहे हैं आप आई की पावर 7 माइनस आई होता है, इसको कॉमन ले लिया तो जो पूरा सॉल्व करके जो आपके पाया वो आया -256। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो -256, मतलब आंसर क्या होगा? इसका थर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू एफ एक्स सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सेटिस्फाई कर रहा है वाई वन इक्वल टू वाई, हमें निकालना है वाई वन बाई टू की वैल्यू। तो देख रहे हैं भाई ये जो फॉर्म है तो इसको हमने अरेंज किया तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया। आपको मालूम है फॉर्म क्या होता है? ये होता है डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, ये ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यहाँ पे कंपेयर किया तो पी आ गया टू बाई एक्स और क्यू आ गया एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये हो गया आपके पास ई की पावर टू बाई एक्स यानी टू लॉग एक्स, तो ई लॉग एक्स स्क्वायर मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी होता है, तो ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स फोर बाई फोर प्लस सी। अब यहाँ पे दिया हुआ है वाई वन इक्वल टू वन दिया है, इसका मतलब हम x इक्वल टू वन और y इक्वल वन पुट करेंगे तो ये वाई वन इक्वल टू वन कहलाएगा। तो यहाँ पे वन पुट करेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाई फोर, इस थ्री बाई फोर को उठा के यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर बाई फोर प्लस सी की प्लेस में थ्री बाई फोर, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पुट करना है आपको एक्स वन बाई टू आपको निकालना है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल वन बाई टू पुट करेंगे तो ये कहलाएगा आपका वाई वन बाई टू का स्क्वायर इक्वल वन बाई टू की पावर फोर बाई फोर प्लस सी बाई फोर। पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा वाई वन बाई टू इक्वल टू 49/16। इसका मतलब इसका आंसर होगा 49/16। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एंड द पैराबोला। सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो देखिए पहले भाई सर्कल का सेंटर रेडियस निकाल लें, तो सेंटर रेडियस निकाल लिया हमने सर्कल का, ये हो गया 30 और रेडियस हो गया 3। अब आप देख रहे हैं एक सर्कल है और एक पैराबोला है, दोनों का ये कॉमन टेंजेंट है। तो हमें मालूम है कि एक टेंजेंट
पैराबोला का टेंजेंट यदि साइकिल को टच करेगा तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर दैट लाइन इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चलें तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है y इक्वल एम एक्स प्लस 1/m, क्योंकि आपको मालूम है फार्मूला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू 4x होता है y इक्वल एम एक्स प्लस a/m। यहाँ पे a जो है वो 1 है, तो ये टेंजेंट हो गया। अब ये जो टेंजेंट पैराबोला का है, ये टेंजेंट सर्कल का भी होगा, तभी तो कॉमन टेंजेंट कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है विच इज टेंजेंट ऑफ द पैराबोला, दिस वन ऑल्सो टचिंग द सर्कल, तो सर्कल में टच करेगा, इसका मतलब है कि इसका जो लाइन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। तो ये हम मान लें भाई, दिस टेंजेंट ऑल्सो टच दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू -6 इक्वल 0, देन इट विल बिकम कॉमन टेंजेंट। तो ये एम एक्स माइनस वाई प्लस 1/m अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ ये क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट लाइन, किस पॉइंट से 30 से, इक्वल टू क्या होगा, ये रेडियस होगा। अभी इक्वल रेडियस, तो रेडियस कितना है, रेडियस आपके पास दिया हुआ है 3, तो हमने इसको पुट कर दिया भाई 30, तो ये हो गया 3m प्लस 1/m रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 3 को सॉल्व कर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 9m की पावर 4 प्लस 6m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 9m की पावर 4 कैंसिल होगा, यहाँ पे m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। ये m की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू एक्स प्लस √3y प्लस 3 इक्वल 0, यानी इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, ये इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर ए क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज that can be found from this class if there are 2 specific boys A and B who refuse to be the member of the same team। मतलब ये हुआ कि हमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितने दिए हैं, 5 दिए हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने दिए, 7। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ ऑफ ए फैमिली, ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, तो टोटल 350 हो जाएगा। बट इफ़ 2 स्पेसिफिक बॉयज़ इन द टीम, यदि 2 स्पेसिफिक जो ए और बी हैं, यदि उनको हम टीम में रखते हैं, इसका मतलब है कि 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाएंगे, यहाँ से 7 में से 2 माइनस हो गए, 5 बचे, तो हमको 1 ही रहना पड़ेगा। तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 5c1 इंटू 5c2 यानी 50। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इन विच 2 स्पेसिफिक बॉयज़ आर नॉट इन द सेम टीम, तो इससे माइनस करना पड़ेगा भाई, टोटल वेज माइनस 2 स्पेसिफिक बॉयज़ इन सेम टीम, यानी 350 माइनस 50 इक्वल कितना होगा, ये 300। तो इसका आंसर होगा 300, आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, ये दिया हुआ है 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस ए बी सी, ए लेस देन बी लेस देन सी, टच ईच अदर एक्सटर्नली इफ दे हैव एक्स एक्सेस एट द कॉमन टेंजेंट। हमको निकालना है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट और ये कंडीशन बताना है। तो 3 सर्कल दिए हुए हैं भाई, तो सबसे बड़ा सर्कल सी होगा, तो ये सर्कल देख रहे हैं, ये सी हो गया, ये सर्कल बी है और ये छोटा सर्कल आपको ए दिख रहा है। अब ये एक्स एक्सेस को टच कर रहे हैं, कहाँ पे, पॉइंट ए सी और बी में। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का देखें, 2 सर्कल दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो ये इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2 है। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ r1 प्लस r2 का स्क्वायर माइनस r2 माइनस r1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यदि हम लेंथ ऑफ AC बोलें, AC की लेंथ मतलब ये C1 और C2 3 बोल सकते हैं नाम इसका, ए जिसके सेंटर, जिसका रेडियस बी और सी ए है, ये दोनों एक दूसरे टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे r1 r2 जो है वो ए और बी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट बी सी, इसका देख लें भाई बी सी का, तो ये है इसका रेडियस जो है वो सी है, ये ए है, तो ए और सी बन जाएगा, तो ए प्लस सी का स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का स्क्वायर। सिमिलरली लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ ए बी, क्योंकि ये दोनों भी आपस में टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी का स्क्वायर माइनस सी माइनस बी का स्क्वायर। अब आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे AC और CB का जो सम है वो AB के इक्वल हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चले कि लेंथ ऑफ AC प्लस लेंथ ऑफ BC इक्वल लेंथ ऑफ AB,
तो ये वैल्यू इनकी पुटअप कर दिया जो हमने निकाला अभी वैल्यूज़, और इसको इंटरनली सॉल्व कर दिया। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 4ab 4ac प्लस इक्वल टू 4bc, यानी रूट ए बी प्लस रूट ए सी इक्वल रूट बी सी। अब यदि हम ऑप्शंस में देखें कि आपको ऑप्शंस में क्या लाना है, तो ऑप्शंस में हमको इन टर्म्स ऑफ रूट ए रूट बी रूट सी हमें लाना है, तो हमने क्या किया, टोटल उसको रूट ए बी सी से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ बचा 1/√c प्लस 1/√b प्लस 1/√a विच इज़ द आंसर ऑफ, यानी आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर 2⁴403 अपॉन 15 इज k/15, देन द वैल्यू ऑफ k निकालना है आपको। हमें यानी 2 की पावर जो 403 अपॉन 15 है, हम इसको फिर सिंप्लीफाई करें तो ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 की पावर 100। 2 की पावर, क्योंकि आप देख रहे हैं 15 है तो 15 के पास हमको जाना पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं 16, तो इसको हमने 16 की पावर 100 लिख दिया। अब ये 15 दिया हुआ है तो हमने उसको 16 को 1 + 15 लिख दिया। इसके बाद इसमें लगा दिया बाइनोमियल एक्सपेंशंस, तो 100 × 15 100 100 - 1 अपॉन 2 फिर 12 × 15 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, तो देख रहे हैं कि ये जो पूरी वैल्यू आपके पास देख रहे हैं, यहाँ 15 है, यहाँ 15 स्क्वायर है, ये सभी मल्टीपल ऑफ 15 होंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं 15 लैम्डा, क्योंकि सभी में 15 का मल्टीपल होगा। तो ये हो गया 8/15 1 + 15 लैम्डा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/15 प्लस 8/15 15 लैम्डा। इसका मतलब 15 15 कैंसिल आउट हो गए, तो 8/15 प्लस 8 लैम्डा, जहाँ पे 8 लैम्डा क्या है, एक इंटीजर है। और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या दिया हुआ है, k/15। इसका मतलब ये जो है ये किसकी इक्वल है भाई, ये हो गया 8/15 की इक्वल। तो 8/15 इक्वल टू हो जाएगा k/15, यानी k की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, a = 8 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेस ऑफ द पैराबोला लाइज अलोंग x एक्सिस if its vertex and focus are distance to and from the origin on the positive direction of x axis, then which of the following point does not lie on, कौन सा पॉइंट उसमें लाई नहीं करेगा। तो देख रहे हैं ये पॉइंट हमने मान लिया भाई कि ये आपका एक पैराबोला लिया, इसका ए इसका वर्टेक्स हो गया और एस जो है ये इसका फोकस हो गया। ये ओरिजिन पॉइंट हुआ, डिस्टेंस 2 दिया है, ये डिस्टेंस यहाँ से 4 दिया है। इसका मतलब टोटल 0 से एस का डिस्टेंस 6 हो गया। अब आपको मालूम है यदि हम पैराबोला में देखें तो ये एक पैराबोला जिसके वर्टेक्स एच के हैं और ये ए है, तो ये फॉर्म होता है y - k का स्क्वायर इक्वल टू 4a × x - h, जहाँ पे h और k उसके वर्टेक्स होते हैं, और ये जो है वो a जो होता है वो लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू फोकस, इसी को a बोलते हैं। तो यहाँ पे देखना मतलब as हम निकाल लें, ये टोटल लेंथ 4 है, ये 2 है, तो लेंथ कितनी बच गई, ये लेंथ भी आपकी 2 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि AS का डिस्टेंस यही A कहलाएगा, यानी 2 होगा। तो यदि हम यहाँ पे, और इसके वर्टेक्स क्या हैं, इसके वर्टेक्स 2 0 हैं, तो यहाँ पुट कर दे तो ये हो जाएगा y - 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4 × a x - 2। सॉल्व करेंगे तो ये होगा y स्क्वायर इक्वल टू 8x - 2। और इसके बाद ये जो कर्व है, इस कर्व में हम एक एक करके पॉइंट्स को चेक करेंगे, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 8 6 जो है ये इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन्स x + y + z = 1 and 2x + 3y - z + 4 = 0 and parallel to y axis and also passing through the point। किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो भाई मान लें भाई 2 प्लेन के इक्वेशन दिए गए हैं, तो दोनों के प्लेन से पास होने वाला प्लेन क्या होता है, p = p + λp1 p1 + λp2। हमने यहाँ पे दोनों p1 p2 की वैल्यू पुटअप कर दिया। तो देख रहे हैं ये एक प्लेन मिल गया आपके पास, x + y + z - 1 + λ 2x + 3y - z + 4 = 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना 1 + 2 λ × x 1 + 3 λ × y 1 - λ z - 1 + 4 λ = 0। अब इसके जो डायरेक्शन रेशोस ऑफ द नॉर्मल्स के वो क्या होगा, ये हो गए 1 + 2 λ 1 + 3 λ और
1 माइनस लेमडा। और ये क्या बोल रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। यदि पैरेलल टू वाई एक्सिस है इसका मतलब ये हुआ कि जो वाई इसके जो नॉर्मल्स होंगे ये डायरेक्शन रेस ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लिया, लेमडा कितना आ गया, -1/3 आया। इसको हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन में। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड प्लान क्या आ गया, x + 4z - 7 = 0। और फिर हम चेक करेंगे भाई इनमें से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई इसमें करेगा। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 3 ये जो है ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ a b c आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स विच आर इन GP and a plus b plus c = x into b, then x cannot be। हमें x की वैल्यू निकालना है जो नहीं होगी। तो भाई यहाँ पे a b c किस में दिए हुए हैं, ये दिए हुए GP में, तो हमने 3 नंबर GP में ले लिया। b तो यहाँ ले लिया b/r, b और br आर द 3 नंबर्स इन GP, mod of r not equal to 1। अब यहाँ पे b/r + b, तो अब ये वैल्यूज़ को यहाँ गिवन कंडीशन में पुट कर दिया हमने कि b/r + b + br = x into b। तो b और b यहाँ से कॉमन लिया तो 1/r + 1 + r = bx, b not equal 0 होगा। तो यहाँ बन जाएगा ये 1/r + 1 + r = x। तो x - 1 क्या हो गया, r + 1/r हो गया। अब देखिए एक नंबर उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है तो हमने इसमें लगा दिया अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिकल मीन, यानी r + 1/r की वैल्यू जो होगी हमेशा ग्रेटर इक्वल 2 होगी। तो जब ये ग्रेटर इक्वल 2 होगा तो ऑटोमेटिकली x - 1 भी ग्रेटर देन 2 या फिर लेस देन -2 होगा, क्योंकि ये मॉड ऑफ r होता है भाई यहाँ पे। तो ये जब ग्रेटर इक्वल 2 होगा मतलब x ग्रेटर देन 3 होगा और ये x लेस देन -1 होगा। इसका मतलब है कि x 3 से ग्रेटर होगा और x की वैल्यू -1 से लेस होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि गिवन ऑप्शंस में देखें तो -2 जो है, सॉरी ये आपका 2 जो है वो इसका इसमें ये x = 2 नहीं हो सकता। तो ये आंसर क्या होगा, इसका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, कंसीडर द सेट ऑफ ऑल लाइन्स px + qy + r = 0 सच दैट 3p + 2q + 4r = 0, तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है जिसको हम फैमिली ऑफ लाइन बोल सकते हैं, px + qy + r = 0, और कंडीशन ये है 3p + 2q + 4r = 0। तो हमें पहले देखना है ये r और ये r कंपेयर करना है। तो कॉपी यहाँ पे r, यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, हमने क्या किया 4 से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये बना 3/4p + 2/4q + r = 0। अब तो आप देख रहे हैं यदि हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन प्लेस ऑफ x यहाँ पे 3/4 आ रहा है और इन प्लेस ऑफ y जो है वो यहाँ पे 1/2 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि x = 3/4 और y = 1/2 जो होगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई एक लाइन है और ये लाइन हम बोल सकते हैं कि भाई ये px + qy + r = 0 होगी। इसका मतलब है ये पॉइंट जो है वो 3 और 1/2 से यदि पास होगी तब ये कंडीशन होगा। तो ये दैट इज फैमिली ऑफ लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये फैमिली ऑफ लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट हैं। कहाँ पे 3/4 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा द लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट एट द पॉइंट 3/4 and 1/2। क्वेश्चन नंबर 14, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + y + z = 2, 2x + 3y + 2z = 5 और 2x + 3y + a² - 1 z = a + 1। तो हमें बताना है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट होगा या यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो ये पूरा आपको डिपेंड करता है क्रैमर्स रूल पे। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि मान लो भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2 और a3x + b3y + c3z = d3। हमें यहाँ डेल निकालेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x y z से एक डिटरमिनेंट बनाएंगे और डेल 1 यानी आप कॉफिशिएंट ऑफ x को d1 d2 d3 से रिप्लेस करोगे तो डेल 1 होगा। कॉफिशिएंट ऑफ y को रिप्लेस करोगे d1 d2 d3 से तो डेल 2 होगा और सिमिलर
कॉफिशिएंट ऑफ जेड को रिप्लेस करोगे D1 D2 D3 से तो आप डेल 3 होगा। पहले देखना पड़ेगा कि डेल नॉट इक्वल टू 0 है, ये वाली वैल्यू नॉट इक्वल 0 है तो वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा और वो हो जाएगा यूनिक यानी वन सॉल्यूशन। दूसरा केस है यदि डेल इक्वल टू 0 आ रहा है और यदि कोई भी एक डेल 1 डेल 2 डेल 3 0 नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन कहलाएगा। और यदि डेल इक्वल टू 0 के साथ साथ डेल 1 डेल 2 डेल 3 भी 0 आ रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो पहले हम डी निकालेंगे भाई क्रैमर्स रूल से। तो ये आ गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई जेड से हम कंपेयर करेंगे तो 1 1 1, ये आ गया 2 3 2 और ये हो गया 2 3 ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये सॉल्व किए तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 3। सिमिलर हमने D1 निकाल लिया जिसको हमने डेल 1 बोल सकते हैं, यानी 2 5 a प्लस 1 को रिप्लेस कर दिया हम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से। तो ये हो गया 2 2 2, ये हो गया 5 3 3 और ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस 1 2 और ए स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो D1 की वैल्यू क्या आ गई है, ये हो गई ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। अब आपके पास जो गिवन वैल्यूज है हमको वो ए के लिए हमें उसको पुट करना पड़ेगा। तो यदि हम ए इक्वल टू 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो हमने ए इक्वल टू 4 पुट किया तो देखिए डी की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल 0 आ रही है, यानी ये ओनली वन सॉल्यूशन होगा। तो ए इक्वल टू 4 में वन सॉल्यूशन दिया नहीं है तो मतलब ये तो फुलफिल करेगा नहीं। फिर हमने क्या किया, मॉड ए की वैल्यू √3 पुट किया। √3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ये ए स्क्वायर माइनस 3 इक्वल √3 करेंगे 0 आ रहा है तो डी इक्वल 0 आ गया। लेकिन D1 में √3 में 0 नहीं आ रहा है। तो यदि D में 0 आ रहा है और D1 में 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास ये वाली कंडीशन है, यानी D 0 आ रहा है और D1 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन होगा। तो इसका आंसर जो है वो बी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक वेक्टर ए दिया हुआ है i माइनस जे और बी दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के और सी द वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी प्लस बी इक्वल 0। ए डॉट सी का वैल्यू मालूम है, आपको मॉड ऑफ सी का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए भाई पहले दिया हुआ है यहाँ पे ए क्रॉस सी प्लस बी इक्वल 0 तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस सी इक्वल टू माइनस बी। दोनों तरफ हमने क्रॉस प्रोडक्ट ए कर दिया तो ये हो गया आपके पास ए क्रॉस ए इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अब यहाँ पे लगा दिया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो हो जाएगा ए डॉट ए आउटसाइड सी माइनस सी डॉट ए आउटसाइड ए इक्वल टू ये हमने इसको माइनस हटाया तो ए क्रॉस बी, इसका रोटेशन चेंज कर दिया तो इसका मतलब है ए डॉट ए कितना है, ए डॉट ए की वैल्यू यहाँ पे √2 है तो ए डॉट ए हो जाएगा आपका 2c और सी डॉट ए कितना दिया 4 तो हो जाएगा 2c इंटू 4 इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब हम ए क्रॉस बी निकाल लें। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको मालूम भाई आई जे के ए और बी के कॉफिशिएंट एक्स वाई के हमने इसको डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो ये हो गया माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। अब इसको हम पुट कर दिए यहाँ पे 2c माइनस 4 इक्वल टू माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। अब यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये a की वैल्यू जो है -4 एक यहाँ पे ट्रांसफर करके a की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। हमने इसको पूरा सिम्प्लीफाई किया तो आ गया 2c इक्वल टू आ गया ये 3i माइनस 5j प्लस 2k, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये c वेक्टर आ गया 3/2i माइनस 5/2j प्लस k। अब मॉड ऑफ c निकालना है। मॉड ऑफ c हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस c²। सॉल्व किया तो आ गया √19/2 और मॉड ऑफ c का स्क्वायर आ गया 19/2। मतलब इसका आंसर जो है वो क्या होगा, इसका आंसर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, लेट A1 A2 A3 अप टू A30 तो दिया हुआ है S इक्वल टू सिग्मा ऑफ I इक्वल टू 130 AI और एक और दिया हुआ है T इक्वल टू सिग्मा ऑफ I इक्वल टू 1 to 15 A2I माइनस 1। A5 दिया हुआ है 27 और S माइनस 2T रिलेशन दिया है 75। हमें A10 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है A1 A2 A3 अप टू A30 किस में दिए हैं, AP में दिए हुए हैं। तो हमने क्या किया भाई यहाँ पे S इक्वल दिया हुआ I इक्वल टू 1 से 30 AI, इसको एक्सपेंड कर दिया तो आ गया A1 प्लस A2 अप टू A30। अब इसमें लगा दिया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP तो जाएगा n/2 A प्लस L फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो जाएगा 30/2 A1 प्लस A30। A1 को हमने A1 लिखा और A30 को लिख दिया A1 प्लस 29D। इसका मतलब S इक्वल टू आ गया 15 A1 प्लस A1 और 29D।
बिल्कुल सिमिलर, टी को एक्सपेंड कर दिया तो यहाँ दिया 2i-1, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू a29। a1 को a1 लिखा, ये सभी टर्म्स किस में दिए हैं, AP में दिए हुए हैं, तो a3 हो जाएगा a1 प्लस 2d, a5 हो जाएगा a1 प्लस 4d और a29 हो जाएगा a1 प्लस 28d। तो यहाँ देख रहे हैं a1 टोटल कितने हो गए, 15a1 हो गए, तो ये 15a1 हो जाएगा। यहाँ 2d हमने ले लिया कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 14। तो ये सबका सम करेंगे यदि हम, तो ये आएगा 105। इसका मतलब t की वैल्यू मिल जाएगी 15a1 प्लस 210d। अब आपके पास रिलेशन दिया हुआ है s प्लस 2t इक्वल टू 75। अब ये वैल्यू को हमने यहाँ पे s और t की वैल्यू को पुट कर दिया। s की वैल्यू ये आपके पास है और t की वैल्यू ये है, दोनों वैल्यू के यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया 15 2a1 प्लस 29d माइनस 2 15a1 प्लस 210d इक्वल टू 75। यहाँ पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, 13a1 दोनों कैंसिल हो गए, तो d1 कितना आ गया 75/15, यानी d1 इक्वल टू आ गया 5। अब a5 इक्वल 27 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से a1 प्लस 4d इक्वल 27, a1 इक्वल 7 आ गया। अब आपको निकालना है a10 होगा a1 प्लस 9d, a1 आपको मालूम है 7 और d मालूम 5, तो ये हो गया 52। तो ये पूरे डाटास आपको मालूम है, 1 बाय 1 आप a निकालेंगे, d निकालेंगे और निकालने के बाद फिर आप डायरेक्टली सिंपली a10 निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना है 52। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 4 होगा, दैट इज 52। क्वेश्चन नंबर 17, 5 students of a class have an average height 150 centimeter and variance 18 centimeter square. A new student whose height is 150 centimeter join them. The variance of the height of the next 6 students आपको निकालना है। मतलब आपके पास मीन दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है। तो आपको मालूम भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे हमने 5 स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल 1 to 5 xi अपॉन 5, यानी कि 150। तो सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 to 5 कितना हो गया, ये हो गया 750। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ वेरिएंस आपको मालूम फार्मूला होता है आई इक्वल टू 1 to n xi का स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब मीन का स्क्वायर। यानी आपको सभी नंबर्स के स्क्वायर का सम करना पड़ेगा जो डिवाइडिंग बाई n होगा, और एक्स बार तो आपके पास गिवन ही है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे भाई, सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू ये एक्स आई का स्क्वायर बाई 5 माइनस ये एक्स बार दिया हुआ है 150 और वेरिएंस दिया हुआ है 18। इसको सॉल्व कर लिया जाए, 150 का स्क्वायर 22500, यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 to 5 एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू, ये निकल गया आपको टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 112590। अब दिया हुआ क्या है कि गिवन हाइट ऑफ न्यू स्टूडेंट, यानी आपके पास अभी तक टोटल 5 स्टूडेंट से, अब आपके पास 6वां स्टूडेंट जो है उसकी हाइट दिया हुआ है 156, तो ये 156 हो गया। अब ये 156 को तो आपके पास न्यू मीन निकालना पड़ेगा। हम बोलते हैं एक्स बार न्यू, मतलब अब जो आई इक्वल टू 1 to 5 था वो 6 हो गया, टोटल डिवाइडिंग बाय 6 हुआ, तो ये 750 टोटल 5 स्टूडेंट्स का था, तो इसमें 156 ऐड हो गया, टोटली कितना हो गया, ये 151 हो गया। अब हम निकालेंगे न्यू वेरिएंस, तो न्यू वेरिएंस भी 6 स्टूडेंट्स के लिए आई इक्वल 1 to 6 एक्स स्क्वायर बाई 6 माइनस एक्स बार न्यू। तो ये आप क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करें, अभी तक आपको 112500 ये 5 तक का सम था, इसमें हमने 6वें स्टूडेंट्स का 156 का स्क्वायर ऐड कर दिया, डिवाइडिंग बाई टोटल 6 माइनस 151 का स्क्वायर, क्योंकि टोटल न्यू जो मीन आया है वो 156 आया है। अब इसको कैलकुलेशन किए तो आपके पास जो आंसर है वो आया 20, और ये आपका क्या होगा, ये जो 20 है इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। 18 questions. 2 cards are drawn successfully with replacement from the well shuffled deck of 52 cards. Let x denote the random variables of the number of aces, यानी टोटल रैंडम वेरिएबल निकालना है नंबर ऑफ एसेस का, ये ऑब्टेन इन 2 ड्रॉन कार्ड्स। देन यानी आपके पास नंबर ऑफ कार्ड्स 2 निकालने हैं और दोनों जो है एस होना चाहिए, तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल्स,
यानी इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड निकालने हैं दोनों एस होना चाहिए। तो आपको मालूम है टोटल 52 कार्ड में से 4 एसेस होते हैं और 48 नॉन एसेस होते हैं। हम एक टेबल बना लें भाई एक्स। अब यहाँ देखें नो एसेस मतलब यहाँ पे कोई भी एस नहीं होगा। 2 कार्ड ड्रॉ करेंगे तो पहला कार्ड 48/52 से निकलेगा, दूसरा कार्ड भी 42/52 से निकलेगा। यदि हम 1 कार्ड ड्रॉ करेंगे 1s तो वो 4/52 से 1s निकला, और दूसरा जो होगा वो नॉन एस होगा, तभी तो 1s कहलाएगा। तो 48/52 से नॉन एस हुआ। इसको रिवर्स फॉर्म में करेंगे तो 48/52 इंटू 4/52। और यदि हम दोनों कार्ड दोनों एस लेके चलें तो 4/52 इंटू 4/52, क्योंकि आपके पास दिया हुआ है कि दिस वन रिप्लेसमेंट, इसलिए यहाँ पे 52 आया। अब x इक्वल टू 1 के लिए बोल रहा है, मतलब 1s के लिए बोल रहा है और 2s के लिए बोल रहा है। तो 1s के लिए हम सॉल्व करेंगे 4/52 इंटू 48/52 प्लस 48/52 इंटू 4/52, तो ये टोटल आएगा 24/169। बिल्कुल सिमिलर। आप यदि x इक्वल टू मतलब दोनों s के लिए करेंगे हम तो 4/52 इंटू 4/52 यानी ये आएगा 169। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है दोनों का सम, पी एक्स इक्वल टू 1 और पी एक्स इक्वल टू, दोनों का सम पूछा है, दोनों का हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा ये 120, ये टोटल आएगा 25/169, विच इज आपके पास जो आंसर है वो क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1, f1x दिया हुआ है 1/x, f2x दिया हुआ है 1-x और f3x दिया हुआ है 1/1-x। 3 फंक्शन दिए गए हैं। जो सेटिस्फाई कर रहा है F2 ऑपरेशन J ऑपरेशन F1, ये दिया हुआ है F3x, और आपको निकालना है ये जो अननोन J दिख रहा है ये आपको JX निकालना है। तो पहले देखें भाई, तीनों फंक्शन आपके पास दिए हुए हैं, F1x है, F2x है और F3x है। अब हमारे पास दिया हुआ है ये F2 ऑपरेशन J ऑपरेशन F1, तो आपको मालूम है F ऑपरेशन GX होता है FGX, तो ये पहले F2 होगा तो ये होगा J F1x होगा, ये इक्वल टू F3x गिवन है। तो ये F1x की वैल्यू 1/x है, हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये फंक्शन किसका कहला गया, ये फंक्शन हो गया J1/x का। और J1/x क्या है, तो J1/x तो आपको मालूम करना है, तो इसको हम ऐसे ही रखें हमने J1/x, और ये दिया है F3x है 1/1-x। तो वहाँ से अब ये F2 बन गया टोटल फंक्शन, तो F2x के प्लेस में पूरा फंक्शन ये है। तो F2x क्या है, यहाँ पे देखें आप, यहाँ F2x दिया हुआ 1-x, तो ये हो जाएगा 1-J1/x इक्वल टू 1/1-x। तो यहाँ से हम J1/x निकालेंगे, तो J1/x हो जाएगा 1-1/1-x। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने देखा क्या मिला, ये मिल गया आपको J1/x इक्वल टू x/x-1। अब हमें Gx निकालना है, तो हमने क्या किया, x को 1/x से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे 1/x x बन गया, यहाँ से 1/x/1-1/x-1 सॉल्व किया तो 1/1-x आया, तो Gx मिल गया 1/1-x, जो कि F3x की इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे F3x कितना दिया है, ये 1/x दिया है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए दिया हुआ है थीटा -π/2 से पाई के बीच में है और 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा, दिस इज प्योरली इमेजनरी। तो आपको निकालना है सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए। तो भाई यहाँ पे दिया हुआ है कि z इक्वल टू 3 + 2i अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा, दैट इज प्योरली इमेजनरी। तो आपको मालूम है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी कब होता है, जो उसका रियल पार्ट 0 हो जाए। तो रियल पार्ट के लिए हमें पहले इसको परफेक्ट फॉर्म में a + i b के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए इसका हमने रिलेशन कर दिया। तो यहाँ पे हमने 1 + 2i sin थीटा अपॉन 1 + 2i sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सॉल्व करने के बाद रियल इंटू रियल, रियल इमेजनरी इंटू इमेजनरी रियल हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो ये बनेगी आपके पास 3 - 4 sin² थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा प्लस i 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा। अब यहाँ पे दिया प्योरली इमेजनरी, मतलब इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो हमने क्या किया, 3 - 4 sin² थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा इक्वल को 0 कर दिया।
तो यहाँ पे साइन थीटा कितना आ गया, प्लस माइनस √3/2 आ गया, यानी थीटा की वैल्यू हो गई -π/3, π/3, 2π/3, क्योंकि थीटा कहाँ पे दिया हुआ है, -π/2 से पाई के बीच में दिया है। अब इसका सम निकालना है भाई, आपके पास क्वेश्चन है तीनों का जो जितने भी इसका रूट निकले, जितने भी सोल्यूशन आए, सभी का सम निकालना है। हमने सबको सम कर दिया, कितना आ गया ये 2π/3, यानी आपका जो आंसर होगा वो 2π/3, मतलब आपका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ थीटा डिनोट द एक्यूट एंगल बिटवीन the curve y equal to tan minus x square and y equal to plus x square at the point of their intersection, then tan theta आपको निकालना है। तो भाई दो कर्व के बीच के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, y इक्वल tan माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल 2 प्लस एक्स स्क्वायर को आपस में सॉल्व कर दिया, दोनों y के इक्वेट है तो इक्वल कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, +-2 मिल गई। अब यदि x इक्वल टू +-2 मिला तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y निकाल ली हम, तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिले, 2,6 और -2,6। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोई भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम उसका स्लोप निकालें, तो हमने 2,6 में स्लोप निकाल रहे हैं। तो y इक्वल tan माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्लोप इसका -2x आ गया। एट पॉइंट 2,6 में हमने देखा तो x इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट किया, तो ये हो गया आपके पास -4, दैट इज द वैल्यू ऑफ m1 फर्स्ट। बिल्कुल सिमिलर, y इक्वल 2 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, 2, 4 में इसका स्लोप निकाला, तो m2 कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 4 आ गया। अब हमारे पास फार्मूला है भाई, एंगल बिटवीन कर्व्स क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस m1 m2 हम बोल सकते हैं कि स्लोप एट फर्स्ट कर्व एट पॉइंट 24 और सेकेंड कर्व का एट पॉइंट 24 में स्लोप, यानी दैट इज m1 m2 जो आपने निकाला है उसी को हमने इसको रिप्लेस कर दिया। इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास देख रहे हैं क्या आ गया, -4 सॉल्व करके पुट किया तो आ गया -8/15, यानी tan थीटा कितना आया, 8/15, यानी आपका जो आंसर वो क्या होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पे 4th आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आपको निकालना है a की पावर -50 की वैल्यू एट थीटा इक्वल टू π/12 पे। तो भाई a की पावर -50, इसका मतलब ये हुआ इस टाइप के क्वेश्चंस में, पहले जब भी आपके पास a हो तो उसका पहले आप ट्रांसपोज निकाल लो। तो ट्रांसपोज आपको मालूम है, रो को कॉलम इंटरचेंज करके ट्रांसपोज निकल आएगा। तो ये हो गया a ट्रांसपोज हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। उसके बाद हम देखेंगे भाई मल्टीप्लाई करके देखा तो ये आई आया। कभी भी जब भी कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो तो पहले आप ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, देखो 99% केसेस में ज़रूर ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आई हो गया, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, यानी जब ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है। ये आपके पास फॉर्मूला एकदम आपको एकदम ध्यान रखना है। तो हमने देखा इक्वल हो गया ये, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। तो ए इनवर्स आपके पास मिल गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों तरफ पावर n कर दिया। तो यहाँ पे de Moivre's थ्योरम आपको मालूम है कि जो मल्टीप्लाई होगा, जो पावर होगा वो आकर के एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा की पावर n है, तो ये हो जाएगा कॉस n थीटा साइन n थीटा अपॉन माइनस साइन n थीटा और कॉस n थीटा। ये हो जाएगा a की पावर -n। अब यहाँ पे a की पावर -50 पूछा हुआ है, तो हमने क्या किया, हमने -50 n इक्वल टू -50 यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कॉस 50 थीटा, ये हो गया साइन 50 थीटा माइनस साइन 50 थीटा और कॉस 50 थीटा। अब हमने क्या निकाला, कॉस 50। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थीटा इक्वल बोल रहे हैं π/12 यहाँ पुट कर दो, क्योंकि आपके पास बोला है वैल्यू बोला है थीटा π/12 में निकालना है। तो ये सब 50 π/12 50 π/12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें cos 50 π/12 बोल सकते हैं cos 4π + 2 π/12, तो ये हो जाएगा cos π/6 यानी √3/2 और sin 50 π/12 हो जाएगा सिमिलर 1/2। इस वैल्यू के यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा √3/2 1/2 और -1/2 और √3/2। मतलब इसका आंसर जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये फर्स्ट वन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, थीटा दिया हुआ 0 से π/2 के बीच में एंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला x² अपॉन cos² थीटा।
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 2, इसकी सेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, तो आपको लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालना है। तो भाई हमें देखना है लेटर सेक्टम कहाँ पे लाई करेगा, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या निकाल लें, इसका ई निकाल सेंट्रिसिटी निकाल लें। तो आपको मालूम है जी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 1 हो, तो हम मान के चलते हैं कि ए हमेशा बी से ग्रेटर होता है, तो बी स्क्वायर इक्वल कितना होगा, ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से ए दिया हुआ है कॉस स्क्वायर, ए दिया हुआ है कॉस थीटा और बी दिया हुआ साइन थीटा, यहाँ से ई निकाल लिया, ई क्या मिल गया, सेक थीटा मिल गया। अब यहाँ पे इस पर क्वेश्चन दिया है ग्रेटर देन 2, यानी सेक थीटा दी ग्रेटर देन 2 है, तो कॉस थीटा लेस देन 1/2 हो जाएगा। अब यदि कॉस थीटा लेस देन 1/2 होगा तो थीटा दिया हुआ 0 से π/2 के बीच में, यानी हम देख सकते हैं भाई यदि ग्राफ से कि भाई आपका कॉस थीटा 1/2 से छोटा है, मतलब ये है, तो ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा π/3 से π/2 के बीच में, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब हमें निकालना है लेटर सेक्टम। लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी होती है भाई, ये होती है ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी हमने इसको सेक और कॉस में कन्वर्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से आप इजीली इसको, क्योंकि हमें बताना है कि इसकी वैल्यू, इसकी लेंथ क्या होगी, तो लेंथ निकालने के लिए जब इंटरवल दिया हुआ है तो हमें बताना पड़ेगा भाई इस इंटरवल में ये जो एक्सप्रेशन है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। उसके लिए हमने क्या मान लिया, इसको ये फंक्शन मान लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिला ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ थीटा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यदि वो इंक्रीजिंग होगा तो π/3 में मिलेगा मिनिमम और π/2 में मिलेगा मैक्सिमम, क्योंकि फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है। तो थीटा इक्वल टू π/3 हमने पुट किया तो 2 सेक π/3 माइनस कॉस π/3, मतलब ये आ गया 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मिनिमम वैल्यू 3 हो है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू उस इंटरवल में डिपेंड करेगी। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका जो लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम की लेंथ है वो 3 से इन्फानाइट के बीच में होगी। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो आंसर इसका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग 3 - 4 3 1 पैरेलल टू द प्लेन x + 2y - z = 5 एंड इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन, यानी एक प्लेन जो है हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है उस प्लेन के पैरेलल है। तो आप देख रहे हैं भाई कि मान लो भाई ये प्लेन जो है वो दिया x + 2y - z - 5 = 0 और ये एक प्लेन के पैरेलल है। तो मान लें भाई एक लाइन इसके पैरेलल है, वो क्या हो जाएगा, उसके डायरेक्शन रेशो मान लेते हैं ABC है। तो आपको मालूम है कि कोई भी लाइन जिसकी डायरेक्शन रेशोस ABC है, यदि वो पैरेलल है प्लेन के, तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्लेन होंगे वो दैट इज ऑलवेज टू इट्स नॉर्मल, सो इट शुड बी परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ABC इसके डायरेक्शन रेशोस हैं तो ये प्लेन के a + 2y - z - -5 के यदि पैरेलल है तो इसके जो डायरेक्शन रेशोस हैं वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, a + 2b - c = 0 हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद देखें भाई एक लाइन जो पर्टिकुलर -4 3 और 1 से पास हो रहा है, तो भाई मान लो ये लाइन जो पास हो रही है इसके डायरेक्शन रेशो ABC है, तो क्या हो जाएगा, ये x + 4/a = y - 3/b = z - 1/c। अब हमें निकालना है ये लाइन और गिवन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी x + 1/-3 + y - 3/2 = z - 2y - 1। तो आपको ये मालूम है कि यदि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है भाई, जो पॉइंट से वो पास हो रहे हैं x1 x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 दीज आर पासिंग पॉइंट्स और a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर देयर डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका जो डिटरमिनेंट फॉर्म में फॉर्मूला होता है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिटरमिनेंट क्या होगा, इक्वल 0 होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगा दिया कि भाई 3 0 1 ABC और -3 -2 और -1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा a = 3c, ये आ गया भाई। अब आपके पास इक्वेशन 1 क्या है, ऑलरेडी a + 2b - c = 0 है।
इन दोनों को सॉल्व किए तो b इक्वल सी आ गया। यानी हम ए बी सी यदि 3 फॉर्म्स हैं तो हमने टोटल को सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई 3c माइनस सी और 1, यानी लिख सकते हैं 3 माइनस 1 1। तो आपके जो डायरेक्शन रेशोस है वो क्या आ गए, a इक्वल टू आ गया 3, b आ गया -1 और c आ गया 1। इसको पुटअप कर दिया तो ये x प्लस 4/3 इक्वल टू y माइनस 3/-1 इक्वल टू z माइनस 1/1। दैट इज दी आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर एनी एक्सप्रेशन थीटा π/4 to π/2 द एक्सप्रेशन 3 sin थीटा माइनस cos थीटा की पावर 4 प्लस 6 sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर प्लस 4 sin की पावर 6 थीटा की आपकी वैल्यू बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू है। तो हमने क्या किया भाई, पहले अब ये sin थीटा माइनस cos थीटा की पावर 4 हमने इसको लिख दिया 2 की पावर 2, और हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगा दिया फार्मूला। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज 1 माइनस साइन 2 थीटा। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी सॉल्व किया तो ये आ गया 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसको हमने एसिड रखा प्लस 4 साइन की पावर 6 थीटा। अब इसके बाद ये बन गया 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, फिर लगा दिया फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सॉल्व किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, ये हो गया 6 प्लस 6 साइन 2 थीटा प्लस 4 साइन की पावर 6 थीटा। इसको एक्सपेंड किया तो आ गया 3 माइनस 6, तो आपके पास ये और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब क्या बचा भाई, 3 और 6 कितना हो गया 9, प्लस तो यहाँ से 3 लिया कॉमन तो ये आ गया 2 साइन थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू लगा दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का ये स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमने लिखा इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड कर दिया इसको, तो ये आ गया आपके पास 4, पूरा इसको एक्सपेंड कर दिया तो हो गया 9 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लगा दिया फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसको एक्सपेंड किया तो आ गया 1 माइनस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन किया तो ये दोनों की तरफ क्या हो गए आपके कैंसिल हो गए। ये आ गया 13 माइनस 4 कॉस टेस्ट टू पावर 6 थीटा विच इज आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26, कॉस इनवर्स 2/3x प्लस कॉस इनवर्स 3/4x इक्वल π/2 हमें निकालना है, वैल्यू ऑफ x बताना है, यानी हमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो भाई यहाँ दिया हुआ है कॉस इनवर्स 2/3x प्लस कॉस इनवर्स 3/4x इक्वल टू π/2। तो एक तो ये मेथड थी, हम डायरेक्टली यहाँ पे कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b का फार्मूला लगा देते, लेकिन उससे क्वेश्चन जाता है लेंदी, तो बेटर किसी एक को हमने साइन में कन्वर्ट कर दें। तो ये आइडेंटिटी आपको मालूम है कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स इक्वल π/2, तो कॉस को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपको, हमने क्या लिखा इसको, कॉस इनवर्स 3/4x इक्वल π/2 कॉस इनवर्स 2/3x साइन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको मालूम है कि साइन को कॉस में इस फार्मूले से कन्वर्जन फार्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू दी गई, यहाँ पुट कर दिए तो ये कॉस में आ गया। अब जब ये कॉस में आ गया तो कॉस इनवर्स 3/4x इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 9x स्क्वायर माइनस 4/3x। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग करके यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, ये हो गया 81/16 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4 को ट्रांसफर किया यहाँ पे, तो ये आ गया 81 प्लस 64/16। माने इसको आप सिंपल कैलकुलेशन करके आप करके डायरेक्ट देखेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा √145/12, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फर्स्ट होगा, ये पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हमें निकालना वैल्यू ऑफ 0 से पाई मॉड ऑफ कॉस x क्यूब। तो आपको मालूम है जब भी कोई मोड हटेगा तो नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। यदि हम कॉस का ग्राफ देखें तो ये देख रहे हैं 0 से पाई तक में, ये π/2 में, ये 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, π/2 से पाई में नेगेटिव होता है। तो जब भी मोड हटेगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो हमें पहले इस मोड को हटाने के लिए
0 से π/2 में ये पॉजिटिव होगा और π/2 से पाई में ये नेगेटिव होगा। मतलब ये कॉस को मोड़ हटाकर क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस कॉस क्यूब एक्स। इसके बाद हम cos 3x लगाएंगे फार्मूला, ये होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो यहाँ से cos क्यूब एक्स निकलेगा cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। ये वैल्यू को यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, cos 3x का हो जाएगा sin 3x बाई 3 प्लस 3 sin x हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस है तो बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी हो जाएगा। लिमिट 0 से π/2, यहाँ पे π/2 से पाई, और यहाँ पे फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो -1/3/3 प्लस 3, ये -0 और ये होगा -0 और ये हो गया -1/3 प्लस 3। सॉल्व किया तो कितना आ गया ये, -1/4 16/3। तो हमेशा ये मालूम है आपको कि जो इसको हम निकाल रहे हैं वो एक प्रकार का एरिया निकलता है, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर आएगा 4/3। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी मोड हटेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पहले इसको ब्रेक करेंगे और फिर उसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बुलियन एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। P एक साइन दिया हुआ है प्लस Q, ये आपका हो गया कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ P Q, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट किसके है, P कंजंक्शन Q के। तो हमें नहीं बताना है कि ये और ये साइन के बीच में क्या आएगा, कंजंक्शन। और तो आपको मालूम भाई कंजंक्शन मतलब होता है ये, इसको यूनियन भी, इसको इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, और ये डिस्जंक्शन मतलब इसको यूनियन भी बोला जाता है। तो ट्रुथ टेबल हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हमने ले लिया P Q, दो स्टेटमेंट ले लिए, दोनों ट्रू होंगे, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। तो इसका जो कंजंक्शन होता है वो क्या होता है, दोनों में यदि ट्रू है तो ट्रू होगा, बाकी अदर केसेस में फॉल्स हो जाते हैं। और यदि डिसजंक्शन देखें तो यदि कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो टी और टी का ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे देखें कि अब आप पूरी टेबल आपको बनानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देखें कि P Q, तो हमें पहले P Q लिया, तो P तो आपने वही लिया भाई, T T T F F T और F F। इसका नेगेशन P, तो ये सभी जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि P कंजंक्शन Q, तो ये भी आपने अपने ऊपर टेबल में आपने देख लिया भाई इसका, तो ये डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, ये T F F F हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर। हमने फिर डिसजंक्शन ले लिए, तो ये हो जाएगा आपका T T T और F हो जाएगा। अब इसका नेगेशन ले लें। अब इसका नेगेशन, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई, यहाँ साइन कंजंक्शन भी ले सकता है, डिसजंक्शन भी ले सकता है, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सभी को एक एक करके हमें लेना पड़ेगा। तो हमने क्या लिया भाई, इसका नेगेशन ले लिया। तो ये नेगेशन ऑफ P और इसके बीच में हमने क्या लिया, डिसजंक्शन ले लिया। तो ये क्या हो गया, T F T T हो गया। रूल वही है, रूल आपको ये देखना पड़ेगा, इसी रूल सब निकलेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये साइन में कुछ नहीं आया, तो हम यहाँ पे फिर कंजंक्शन लेके सॉल्व कर दिए, नेगेशन ऑफ P, क्योंकि यहाँ पे साइन दोनों आ सकते हैं, कंजंक्शन भी आ सकता है और डिसजंक्शन भी। कंजंक्शन को बोलते हैं इंटरसेक्शन और डिसजंक्शन को बोलते हैं यूनियन, दोनों ले सकते हैं। उसके बाद आपने फिर क्या किया, हमारे पास फिर ये यहाँ पे हमने ये P, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का कंजंक्शन ले लिया, तो ये आ गया T F F F। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये टेबल और ये टेबल दोनों क्या है, सेम है। तो इसके प्लेस में आपके पास ये साइन आया हुआ है, और ये जो प्लेस है इसके बीच में यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे ये साइन आया हुआ है। तो आपका आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसके प्लेस में ये आया है और इसके प्लेस में ये आया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 29, लिमिट y टेंड्स टू 0 √1 प्लस √1 प्लस y की पावर 4 माइनस √2 अपॉन y की पावर 4। हमें बताना है कि इसकी वैल्यू एडजस्ट कर रही है तो वैल्यू कितनी है, अदरवाइज एडजस्ट नहीं कर रही है। तो हमें पहले इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा भाई, रूट है तो ये तो एकदम क्लियर आपको है। तो हमें यहाँ पे माइनस तो प्लस प्लस हमने क्या किया, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। इसके बाद ये पार्ट a माइनस बी और ये हुआ a प्लस बी, तो हो गया ये a² माइनस b²। तो ये हो गया 1 प्लस √1 प्लस y की पावर 4 माइनस √2 का स्क्वायर हो गया 2, और नीचे एसिडीज हमने लिख दिया। अब हमने नीचे जब एसिडीज रखा,
अब यहाँ पे आ गया आपके पास रूट ऑफ, ये सॉल्व किया तो 1 माइनस 2, ये हो गया -1, तो रूट ऑफ 1 प्लस वाई की पावर 4, नीचे एज इट इज। अब इसका यहाँ पे रूट एक और है, हमने फिर से इसमें रिलेशन कर दिया, तो रूट ऑफ 1 प्लस वाई की पावर 4, ये +1, यहाँ +1, फिर लगा दिया a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बिल्कुल एज इट इज, नीचे कोई चेंजेस नहीं हुए। तो ऊपर देखना है y की पावर 4 आ गया, तो y की पावर 4 जो है y की पावर 4 से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा ये 1 अपॉन एज इट इज डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे पुट करके आप देख रहे हैं कि ये 0/0 फॉर्म में नहीं है। जब भी कोई लिमिट का क्वेश्चन 0/0 के फॉर्म में नहीं है तो हम डायरेक्टली उसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 और 2, यानी यहाँ 2√2 और 2 मतलब ये हो गया 1/4√2, 1/4√2 मतलब इसका आंसर जो है ये लिमिट एडजस्ट कर रही है और ये हो जाएगा 1/4√2। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, दिया गया है, बताना है कहाँ पे किस पॉइंट वो कंटिन्यूस है, ए के किस और बी के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है या नहीं है। तो क्या दिया हुआ देखा, x <= 1 के लिए 5, 1 और 3 के लिए a + bx, 3 और 5 के लिए b + 5x, s > 5 के लिए 30। बाकी a = 5, b = 5, a = -5, b = 10, a = 0, b = 5, ये सभी के लिए दिखाना है कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो पहले आप देखें इसमें डाउटफुल पॉइंट कौन कौन से हैं। तो आप देख रहे हैं आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, इसका मतलब हमें 1, 3 और 5 में 1, 1, 1 करके हमें उसको चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो यदि हम एट इक्वल टू 1 में चेक कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट 1 के लिए इक्वल टू f1, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आ रहा है 5 = a + b = 5, तो ये 5 = a + b = 5 आया, इसका मतलब ये है कि a + b = 5 से आप a और b निकालना पॉसिबल नहीं है। यानी आप यहाँ पे दिया हुआ a = 5, b = 5, ये दोनों इस रिलेशन से, इस इक्वेशन से मिलना पॉसिबल नहीं, इसलिए आपका आंसर a तो नहीं होगा। अब हम x = 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए हम देखेंगे कि 3 के नेगेटिव = 3, पॉजिटिव = वेल डिफाइंड, ये क्योंकि दिया हुआ है x = 3 में भी ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ आ गया a + 3b = b + 15 = b + 15, यानी यहाँ से भी आप a और b निकालना पॉसिबल नहीं है। तो x = 3 के लिए भी आप इसको नहीं दिखा सकते। अब हमारे पास क्या आया है, x = 5 के लिए चेक करें। अब हम 5 के लिए चेक करते हैं, तो 5 के लिए नेगेटिव, 5 का पॉजिटिव और f5। तो यहाँ देख रहे हैं b + 25 = 30, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से भी सिर्फ b निकलेगा तो आपके पास a नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं a और b निकलना पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी नहीं निकलना पॉसिबल। तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं कि a = 5, b = 5 नहीं निकल पा रहा था, -5 कुछ भी निकल पा रहा था, इसका मतलब ये है कि a b c फंक्शन कंटिन्यूस a और b के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a and b, so that's why this function is not continuous. So we can say not continuous for any values of a or b, so answer must be 4. Okay, thank you. आप ये जो हमने बनाया हुआ है वीडियो, इसको आप अच्छी तरह से देखिए और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट से, फार्मूले से आप नोट्स बनाइए और फिर उसमें वर्किंग करिए, तो आपको इसमें ज़रूर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू।